कहते हैं राजनीति में जब दो बड़े फंसते हैं तो अक्सर जिसके हाथ में चाबी होती है वो ये तय कर देता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, राज्य में किसकी सरकार बनेगी। और ऐसी ही भूमिका 2019 के चुनाव के बाद निभाने वाले जिनके हाथ में थी सरकार की सत्ता की चाबी, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा आज तक के मंच पर आए। तो इस बार भी आपको लग रहा है कि एक चाबी लेकर मैं निकला हूं, वो ताला मुझे मिल जाए जिसमें मैं चाबी फिट करूं और फिर तय करूं कि हरियाणा का मुकद्दर क्या होगा। लेकिन इस बार स्थिति अलग मानी जा रही है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन चाबी आपको कितना भरोसा है कि फिर से ताला पे सेट बैठेगा? शुरू हुआ है और पिछली बार भी जब अंत के 12 दिन थे, जब कोई सा चैनल हमारी एक भी सीट नहीं दिखाता था, हमने मेहनत नहीं छोड़ी और आखिरी के 5 दिन के परिणाम थे जिस मेहनत का निष्कर्ष हमारे 10 साथी जीत कर आए। और मैं इस सोच का हूं कि आज भी उसी सोच के साथ हम काम करते रहे। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव बदलाव आखिरी क्षण तक होता रहता है और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारे जो सहयोगी है चंद्रशेखर और मेरी जो जोड़ी है, वो ताला भी हमारा होगा, चाबी भी हमारा होगा। देखते हैं, अगर हमें किसी का हाथ या किसी का साथ चाहिए होगा तो जरूर विचार करेंगे। किसका हाथ लेंगे और किसका साथ? क्योंकि 19 में आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। रात को 11 बजे आप अमित शाह से मिलते हैं और अगले दिन गठबंधन की सरकार बन जाती की घोषणा हो जाती है। इस बार किसके साथ जाएंगे? हिमांशु जी, ना तो पिछली बार ये सोचा था किसके साथ जाएंगे। प्रदेश को स्थिर सरकार मिले और स्थिर सरकार के साथ जननायक जनता पार्टी के जो वादे जनता को थे वो पूर्ण हो, इसके ऊपर जिसने हमें पहले सहमति दी और हमें स्थिरता दिखी, हम उसके साथ गए। मतलब बीजेपी के साथ जाएंगे? आपको बीजेपी के नंबर आते दिख रहे? मतलब कांग्रेस की तरफ जाएंगे? मैं कहता हूं कौन मेरे पीछे आएगा वो किसको पता है। आज नीतीश कुमार जी 42 विधायकों के साथ आरजेडी में भी सरकार चला गए और बीजेपी के साथ भी। हरियाणा के नीतीश कुमार बनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। हरियाणा का नीतीश कुमार हरियाणा से राजनीति सीखकर बिहार गए थे। और नीतीश बाबू के आप अगर पॉलिटिक्स सीखिएगा तो आप फिर इधर से उधर ही होते रहिएगा। मैं इधर उधर होने की बात नहीं कर रहा। मैं अपने वादों को पूरा करने के लिए जो जनता को वादा हम करेंगे उसको संपूर्ण तौर पर पूरा किया जाए और कैडर को मजबूती दी जाए, इस सोच के साथ हमने काम किया और आगे भी करेंगे। दुष्यंत जी, देखिए 2019 में आप एक नई उम्मीद की तरह आए थे लोगों के लिए, क्योंकि आपको 15% के आसपास वोट मिला, 10 सीटें आपकी आई। लेकिन वो चुनाव है और ये चुनाव है। आपके 7 विधायक चल गए, आपकी मां नैना जी के अलावा एक जुलाना वाले विधायक आपके साथ बचे, बाकी सारे के सारे सातों आपको छोड़ के चले गए। और दूसरी तरफ अगर देखिए, मतलब जो स्थिति आपकी है, 6 महीने पहले आप सरकार से कालीन खींच देते हैं और आप चुनाव में जाते हैं पाक साफ होकर। 4.5 साल तक सत्ता की मलाई चखने के बाद किसने कहा है? आपकी क्रेडिबिलिटी कहां? क्रेडिबिलिटी की बात क्या मैंने धोखा दिया किसी को? आप पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। 10 साल मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो गए। मैं 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। किसान की बात आई, ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में घुसा, आप लोगों ने कवर किया है। क्या मैंने हरियाणा प्रदेश के किसान को 2 दिन में उसकी फसल का पूरा पैसा खाते में नहीं दिलवाया? कोई और राज्य बताइए आप। 14 फसलें एमएसपी पर नहीं दिलाई। मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ना कीजिए। एज ए अलाय पार्टनर क्या मैं बीजेपी के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में 4.5 साल नहीं खड़ा रहा? आई एम अ क्रेडिबल पर्सन एंड वी आर अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आप ये कहिए उनके साथ खड़ा रहा, मैं मानता हूं मेरी गलती थी। किसान आंदोलन में मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था। जन भावनाएं थी राजनीति के अंदर। अब समझ आया, मैं तो 36 साल का हूं, 76 का हूंगा, जब फैसले लेने में शायद मैं और अच्छे तरीके से जल्दी में लूंगा। अगर मैं किसान आंदोलन में छोड़ देता, खट्टर साहब तो सीएम चलते, मेरे साथ उस समय भाग जाते, जेजेपी का सिंबल भी बीजेपी ले जाती। जैसे आपने देखा किस तरह से इनने पटके बनाए। अगर अनूप धानक जैसा विधायक जा सकता है, जिसको हमने 2 बार विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, अगर वो जा सकता है तो फिर पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन मार्क मेरे पे नहीं है। आप सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो इन राष्ट्रीय पार्टियों की क्रेडिबिलिटी पे लगाइए। और मैं इतना विश्वास जरूर रखता हूं कि आज जिस परिस्थिति में हम संघर्ष कर रहे हैं, ये समय ऐसा हमने कोई पहली बार नहीं देखा।
चौधरी देवीलाल जी की 82 में बनी बनाई सरकार भजनलाल लेकर भाग गए थे। चौधरी देवीलाल जी क्या रुके? महम कांड के बाद जब 91 से 93 का दौर आया, क्या चौटाला साहब रुके थे? नहीं रुके थे। हमारे परिवार ने तो हर तरह की हीट भी झेल ली है और हर तरह का संघर्ष भी किया है, और आगे भी आप कवर करते रहिएगा। मैं आपको इससे ज्यादा मेहनत कर और आज तो मैं ये बोलता हूं कि मेरे सहयोगी के साथ लड़ रहा हूं। हमारा टारगेट ये रहेगा, केवल मात्र हरियाणा नहीं, हम राजस्थान में भी गए, 19 सीटों पर लड़े, वोट शेयर कुछ आया हो, आज 19 सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता तो हम खड़े कर पाए। पार्टी के एक्सपेंशन, पार्टी की मजबूती के लिए काम करना हमारा टारगेट है और हम करते रहेंगे। लेकिन पहलवान आंदोलन में के वक्त भी आपने इस्तीफा नहीं दिया। जवान किसान पहलवान अगर सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में बन रहा है तो लोग ये भी पूछ रहे हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा आपकी सीट पर गए, वो कह रहे हैं कि आप उचाना कलां सीट भी आपके लिए मुश्किल होगी। अब दोनों तरफ से अब आप पर अटैक हो रहा है, क्योंकि आपकी 10 सीट पिछली बार निर्णायक रही। उनको लग रहा है अगर फिर चाबी वाला एक्टिव हो गया, चाबी आपका चुनाव चिन्ह है, तो अंजना जी, मैं दीपेंद्र की तरह तो नहीं हूं, जिसके पिता ने पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया कि बेटा पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहुंचे। पिछले 10 साल में 12 राज्यसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस एक जीती, वो दीपेंद्र हुड्डा की। ऐसा क्या हो गया कि अजय माखन हार गए? ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश बाद भी आर के आनंद चुनाव हार गए, शाही बदल गई, इस बार एक वोट कैंसिल हो गया। तो मुझे वो गणित राजनीति का नहीं आता कि पुत्र मोह में बाप ने सारी कांग्रेस को खत्म कर दिया। और क्या आज हालात कुमारी शैलजा के हैं, किस तरह की टिप्पणी कांग्रेस की रैलियों में उनके लिए करी जाती है। मुझे नहीं लगता कि उस संगठन के अंदर आज को सोचा। और केवल मात्र कुमारी शैलजा ही नहीं, अभी वीरेंद्र सिंह जी ने, आप उचाना की बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए शब्द यूज करे हैं कि भांज हो जाती है। जेपी क्या कहता है कि पाउडर लिपस्टिक लगा के आती है। आप लोग ये चीज तो नहीं लेकर चल रहे कि कांग्रेस के अंदर महिलाओं के प्रति सोच विचार क्या है। और तो और कांग्रेसियों की सोच, जिनको ये भूपेंद्र दीपेंद्र ने, बाबू बेटों ने टिकट दिलाई है, आप इनकी सोच देखिए। गोगी इनका एमएलए है असम से, क्या बोलता है, पहले मेरा घर भरूंगा, फिर परिवार का भरूंगा, फिर औरों का भरूंगा, ऑन रिकॉर्ड है। कुणाल बादू जो भूपेंद्र हुड्डा का दामाद है, डॉटर मैरिड है, आज झज्जर में क्या बोलता है कि हाँ कांग्रेस का शासन आ रहा है, रोहतक और झज्जर की सरकार बन रही है। इसका मतलब तो 20 जिले इस प्रदेश के पहले की तरह अछूते रहेंगे। डेवलपमेंट फोकस तो 2 ही जगह रहेगा। जहां पहलवान की बात करते हैं, पहलवान आंदोलन में मेरे इस्तीफे का उचित ही नहीं बनता। पहलवानों का आंदोलन दिल्ली पुलिस ने टैकल किया। पहलवान जिस फेडरेशन के विरुद्ध लड़ रही थी, वो फेडरेशन हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और जिस अध्यक्ष के विरुद्ध लड़ रही थी, वो बीजेपी का बिहार के बॉर्डर की जो सीट पड़ती है, वहां का सांसद है यूपी। और उस समय भी मैंने कहा था कि देयर शुड बी अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। बेटी आज तो हरियाणा की है ना, मतलब देखिए आज बबीता फोगाट यहाँ पर मौजूद है। अंजना जी, आपने दीपेंद्र जी की बात की कि वो दीपेंद्र को छोड़ दीजिए, मैं आज उसके पिताजी महावीर जी जो ताऊ है इनके, वो कह रहे थे, मतलब विनेश जी के, वो ये कह रहे थे कि जब राज्यसभा उनको भेजना था तब तो भेजा नहीं, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में सामने खड़ी है। आपके पास कभी विनेश आए, ये पूछ लेना, जब उसकी नी का ऑपरेशन हुआ था आज से 5 साल पहले, जब उसकी मदद किसने करी थी? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा छात्र संगठन है। बच्चों ने कॉलेजों में 5 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए थे। उस टाइम दीपेंद्र कहां था? मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं, आज जो लोग आए हैं आगे, पॉलिटिक्स में सबको आना चाहिए। पॉलिटिकल दंगल अलग है, राजनीति का दंगल अलग है। वहां 1 to 1 लड़ाई होती है, यहां 2 लाख वोटर के सामने जाकर उनका विश्वास जीतने की लड़ाई होती है। बहुत अंतर होता है। दुष्यंत जी, आप अभी दीपेंद्र हुड्डा पे, भूपेंद्र हुड्डा पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने पूरी कांग्रेस हरियाणा में साफ कर दी। यही आरोप तो आपके चाचा और दादा लगा रहे हैं कि आपने चौधरी देवीलाल की बनाई पार्टी को साफ कर दिया, तोड़ दिया। हिमांशु जी, किसी व्यक्ति ने मेरे से, आप ही के चैनल के, आज से 15 दिन पहले यही सवाल पूछा था, और मैंने जब कहा था
कि अभय सिंह चौटाला इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के पास कोई एविडेंस है कि दुष्यंत चौटाला रेजिग्नेशन लेटर देकर गया, कह रहे तोड़ दिया आपने। सुनो तो सही, मेरे को पार्टी से निष्कासित किया गया। उस समय के स्टेट प्रेसिडेंट जो आज कांग्रेस का थानेसर से कैंडिडेट है, अशोक अरोड़ा ने, उसके बाद दिग्विजय सिंह को किया गया, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सिग्नेचर बिना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को निष्कासित किया गया पार्टी से। 2 दिन बाद तिहाड़ जाके वहां साइन करा के लाए गए। उसके बाद भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यह नहीं कहा कि आई वांट टू क्लेम माई सेल्फ एज अ लीडर ऑफ INLD। उनने मीटिंग करी, 17 नवंबर तारीख थी 2018 की, और ये कहा कि नए झंडे डंडे के साथ शुरुआत करेंगे। अरे हमने कहां तोड़ दी? हमने तो नया झंडा, नया डंडा, चाबी का चुनाव चिन्ह भी नहीं था। आपको हैरानी होगी, लोकसभा में गए थे, चप्पल का चुनाव चिन्ह था, हाथ में चप्पल लेके चला करते थे और खुशी के साथ चला करते थे। सहयोग है, प्रयोग है कि चाबी का चुनाव चिन्ह आपको मिला और चाबी की भूमिका में आप हरियाणा में रहे। मैं तो मानता हूं बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिला। और ये चाबी, आज तो हरियाणा की आप चर्चा करते हो, हम इतनी मेहनत करेंगे देश की चाबी बनेगी। यहाँ पर अलग अलग फैक्शंस वो चाहते हैं कि 20 से 21% जो दलित वोट है वो बटे, और इसीलिए आपने आजाद समाज पार्टी से यहाँ पर अलायंस किया है, जिससे आप दलित फैक्शन अगर कांग्रेस का टूटता है तो बीजेपी को आपको फायदा होगा। ये कांग्रेस का आरोप है, इस पर आपका जवाब। 2 महीने पहले सारे मेरे को जाट कहते थे, अब आजाद आ गया तो हमें दलित जोड़ दिया जाता है। आप ये क्यों नहीं देखते कि हम दोनों 36 साल के हैं? आप युवा क्यों नहीं सोचते? आज 55% वोटर हरियाणा का यूथ है। क्या उनको विजन नहीं मिल रहा? क्या आपने अभी तक हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है कि सिर्फ हमने जाट या SC की बात करी है या किसान या SC की बात करी है? आप आने तो दीजिए मैनिफेस्टो। अभी तो आपने जारी नहीं किया क्योंकि कांग्रेस बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर गई। आप करेंगे तभी तो पढ़ेंगे सर। तो दोनों पार्टीज का कॉमन मैनिफेस्टो ही होगा। अगर पार्टनर्स हैं, 70-20 पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों फैसला तो इकट्ठा ही करेंगे। तो इस आरोप में दम बिल्कुल नहीं है कि आपने अमित शाह, जो बार बार आरोप लगता है कि गृह मंत्री के साथ ये स्ट्रैटेजी बनी और फिर उसके तहत आप लोग चुनाव में अलग अलग आपको पता भी है मैं लास्ट गृह मंत्री से मिला कब हूं? आप बताएंगे? कभी उनका फरीदाबाद एक प्रोग्राम था जनवरी में। मुझे पॉलिटिकल स्टेज शेयर करना उनके साथ जब मिला था, और उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुई वो जिस दिन खट्टर साहब की कुर्सी गई उससे 2 दिन पहले, रात को 11 बजे के करीब आप मिलने। रात को 2 बजे। हाँ। और उस समय सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी सहमति नहीं बनी, तो हमने एक फैसला किया कि हम एक भी सीट नहीं लड़ते। आप 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दीजिए। बीजेपी उसमें असहमत थी, और उस दिन हमने फैसला कर लिया था कि कोई नई गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। को जनता को कन्विंस करना है कि आप फिक्स्ड मैच नहीं खेल रहे हैं, कि आपने उस समय जब आप सरकार से अलग हुए, या जो भी आप बता रहे हैं कि उन्होंने किया, जो भी किया, आपको पता था कि अब सरकार चलेगी, चुनाव तक तो 6 महीने ही बचे थे। सुनिए, फिक्स्ड मैच नहीं खेल रहे हैं कि कांग्रेस का आरोप। आप आरोप लगाते फिक्स मैच की। आप मेरा एक कैंडिडेट बता दीजिए जो स्ट्रेटेजिकली बीजेपी की मदद कर रहा हो, एक बता दीजिए। अब तो हमारे, क्योंकि कईयों के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए, कईयों का विड्रॉल हो गया, उसके बावजूद भी आज मैं आपके मंच पर कहता हूं, एक कैंडिडेट बता दीजिए जो ये हो कि भाई हाँ, ये जो वोट शेयर लेगा वो वोट शेयर किसी दूसरी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे की मदद नहीं करती। हर पार्टी चाहे वो 5000 वोट ले, चाहे वो 50,000 वोट ले, अपने कैडर के लिए लेती है। कुमारी शैलजा जी आज मंच पर यहाँ आई थी और वो भी 28 साल में पहली बार चुनाव जीती थी। मनोहर लाल जी उनको ऑफर दे रहे हैं कि वहां से नाराजगी है तो आप इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है, क्या कुमारी शैलजा की महत्वाकांक्षाएं सही है? क्योंकि वो सीएम के लिए दावेदार अपने आप को मानती हैं। बनना चाहिए किसी पार्टी में, किसको रोक किसको है? भूपेंद्र हुड्डा कैसे बने थे इतिहास पता है आपको? पूरा चुनाव तो भजनलाल जी ने लड़ा था, और चुनाव भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़कर, और क्योंकि ये पार्टी प्रेसिडेंट थे, इनका नेतृत्व चुन लिया गया। और उस समय भजनलाल जी नाराज हो गए, 2 बेटे थे कुलदीप, उन्हें हजका बना ली, और चंद्रमोहन जो डिप्टी सीएम बन गए।
उससे पहले का इतिहास पता हो तो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे और भजनलाल जी उनकी सरकार लेकर भाग गए थे। उससे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, बंसीलाल जी उनकी सरकार लेकर मुख्यमंत्री बन गए थे। ये तो कांग्रेस का कल्चर रहा है और ये सूत आएगी शैलजा जी की, आज नहीं तो कल आ जाएगी। आप कह रहे हैं युवाओं को मौका आप देते हैं, फिर वो आपका साथ छोड़ के दूसरी तरफ क्यों चले जाते हैं? चुनते कैसे हैं आप इन चुनते लोगों को? कैसे हैं? हिमांशु जी 4.5 साल आपके साथ आप मिलकर मेरी तक क्यों सीमित रहते हैं? चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्न कहलाते थे। चौधरी देवीलाल जी ने 2001 में अंतिम सांस लिया, एक चौधरी धीरपाल जी बचे, 8 बाज गए। चौटाला साहब का सेकंड इन कमांड उनकी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रोफेसर संपत सिंह थे, वो नहीं छोड़ के चले गए। भाज क्यों जाते हैं ये तो बता दो ना आप। अरे रीजनल पार्टी में तो चलता रहता है। मुलायम सिंह जी के कितने साथी आज अखिलेश जी के साथ है बताइए? मेरे को याद है चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के आंध्रा भवन के अंदर धरने पर बैठे थे, उस समय की टीडीपी का आज एक भी दिल्ली में नहीं है। पर पार्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज ये होता है कि आप कैसे अपनी पार्टी को इकट्ठा कर पाएंगे, तो इस पर आप किस तरह से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? और दूसरा, आप चुनते कैसे हैं? मतलब ये सातों चले गए आपके पिछली बार वाले, मेरा वो आपकी टेस्ट, पोटली साफ हो गई सर। आप मेरा वो टेस्ट ले रहे हैं जैसे मैं 70 साल का हूं। अरे पार्टी 6 साल की है, अप एंड डाउन तो आएंगे, कौन सी पार्टी पैक होगी? अच्छा, कैसे चुनते हैं आप? उम्मीदवार चुनने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे, आपने कहा 28-29 साल के लोग, देखिए आपको देखना पड़ेगा एरिया के अंदर क्या बड़े गांव कौन सा है, हाँ। मेजर कम्युनिटी कौन सी है। जाति समीकरण। उसके बाद आप जैसे हरियाणा के अंदर ना छोटे छोटे वो है 6 गांव का, 10 गांव का, 12 गांव का एरिया स्पेसिफिक है। फिर जैसे भवानी खेड़ा ले लूँ मैं, तो भवानी खेड़ा में इस बार खरक कलिंगा गांव से एक कैंडिडेट है हमारी, और खरक कलिंगा में 16,000 वोट है, मेजोरिटी राजपूत डोमिनेटेड है, मगर SC सीट है। और खरक कलिंगा एक हो जाता है, चल पड़ता है, तो पिछली बार बिशंबर वाल्मीकि को 2 बार जिताया ही है बीजेपी के कैंडिडेट को, और ये इतिहास रहा है भिवानी खेड़े का। खरक कलिंगा इकट्ठा हो गया और बदलाव लिया, और मुझे तो उम्मीद है इस बार इकट्ठा होगा। मनोहर लाल जी अच्छे सीएम थे या सैनी साहब? सैनी साहब ने तो बेचारे ने मुख्यमंत्रीशिप देखी ही नहीं। मुझे तो याद है पहली कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कहते मैं 74 दिन का मुख्यमंत्री हूं। वो इलेक्शन कमीशन ने 74 भी 54 दिन कर दी, और 54 डेज में वो व्यक्ति अपने करे हुए एक फैसले को नहीं गिना सकता। जो ये कहते हैं ना अग्निवीर हम ले आए, अग्निवीर भी हमारे, जब हम गवर्नमेंट में थे, मुझे याद है मैं राजनाथ सिंह जी से मिलके आया, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें बेनिफिट्स बढ़ाइए, दिल्ली में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में डालिए। तब आके हरियाणा कैबिनेट में हमने इसका प्रपोजल डाला था कि 10% रिजर्वेशन हो। तो सैनी साहब को तो शायद वो मौका ही नहीं मिला। मैं तो कहता हूं पंजाब में चन्नी को ज्यादा अवसर मिला होगा काम करने का, इनको तो वो अवसर, ये तो चुनाव में ही बीत गए। आप खुद उठाकर देखो कि इनने 2 महीने पोस्ट लोकसभा टिल इलेक्शन जो इनको मिले, इनने शायद 18-19 तो अपने खुद के सम्मान समारोह कराए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फाइट करने की अच्छी स्ट्रैटेजी है कि नहीं है? ये आसान है ना, सीएम बदलो, चुनाव जीतो। आसान है नहीं है, ये तो हमारे कहावत है, सिर के बाल है नाई काटेगा झोली में मिलेंगे। ये तो अब समय सारा 12 दिन का रह गया, 12 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ बीजेपी थी और कहाँ ले आई। हरियाणा में तो बीजेपी से, हाँ। अगर ये 41 से और करते 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 20 से नीचे आ गए, तो फिर आप क्या कहोगे, सैनी सबसे बड़ा दोषी है या मनोहर लाल जी दोषी थे? सरकार से अलग होकर अलग चुनाव लड़ने के बाद आज दुष्यंत चौटाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या सोच रखते हैं? मैं तो एक चीज, कल मेरी किसी आपके प्रेस के साथी से बात हो रही थी, वो कहता जी 17 को उनका जन्मदिन गया। मैं कहा मैं भगवान से उनकी आयु की कामना करता हूं, मगर शायद वो 75वें में घुस गए। तो जैसे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, उन सबको 75 का एक आरोप वो लगाकर छोड़ा गया था। मुझे लगता है उनको भी विचार करना चाहिए, नया नेतृत्व देना चाहिए देश को। चाचा और भतीजे में लड़ाई है आपके यहाँ, पहले अखिलेश शिवपाल में हुई, फिर चिराग पशुपति में हो गई, आपकी तो बहुत पहले की है। क्या एक होंगे? क्योंकि अखिलेश आप ये कहना, तो आप ये कहना चाहते हैं मैं चाचा पीड़ित हूँ? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पीड़ित हैं या नहीं है। नहीं, मैं मेरी उनसे चाचा पीड़ित, मेरी उनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं तो है। वो भतीजा पीड़ित है, वो हो सकते है, मेरी उनसे कोई पर्सनल जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, पॉलिटिकल लड़ाई मैदान में वोटों से लड़ी जाती है,
मेरे सामान्य हैं, मेरे से बड़े हैं, मैंने कभी उनका अनादर नहीं किया। एक होंगे आप, एक साथ आ सकते हैं अरे चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने, आप एक होने की बात। भविष्य में। आपने खुद ही कहा कि हम हरियाणा क्या पूरे देश में एक दिन हमारी चाबी चलेगी, तो आप ऑर्गेनिकली किसकी तरफ ज्यादा झुकाव महसूस करते हैं? अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी, अपने युवा नेतृत्व की नजर में आप किस तरफ आपको लगता है कि आपके लिए जाना ज्यादा आसान होगा? डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। किस तरफ कमल या हाथ? किसी के हाथ में चाबी जाएगी या कमल? क्यों सोचे कोई पार्टी इन दोनों के बारे में? आपने कहा चाबी बनूंगा। अरे कमल जब दिया था तब भी हमारे साथ था। आपको शायद इतिहास नहीं पता, जब 2 सीटें आई थी, जब चौधरी देवीलाल जी के साथ चलते थे। ये तो आज कमल इतना बड़ा आपको दिखने लग गया, नहीं तो हरियाणा में 29 सीट पे कमल लड़ा था और चश्मा लड़ी थी 71 पे, 61 पे। ये तो समय है। अकाली दल के जूनियर पार्टनर ही तो थे, जेडीयू के जूनियर पार्टनर ही तो थे। हुड्डा जी का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जिसने इस प्रदेश को लूट खाने का काम किया। चलिए, दिल में क्या है मुझे नहीं लगता आप इस मंच से बताएंगे, कम से कम चुनाव तक तो नहीं बताएंगे। 8 अक्टूबर को जरूर आज तक को इंटरव्यू दीजिएगा और अपने दिल का रुख बताइएगा कि चाबी किधर के लिए डोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत चौटाला जी, आप मंच पर आए और पंचायत तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन।